हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हमने एमपी जीके का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा ट्राइब्स वाला जो सेक्शन है वो बाकी रह गया है, जिसे हम नेक्स्ट मंथ से कवर करेंगे। और उसके पहले कंप्यूटर और आईसीटी वाला जो पार्ट है उसे कवर करेंगे। ये क्लासेस एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और एडीपीओ और एमपीपीएससी का ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है सभी के लिए ज़रूरी है और स्पेशली फोकस्ड है उन एग्ज़ाम्स के लिए जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसमें पीवाईक्यू से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास आपके लिए। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। सबसे पहले कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, ऑल्दो ये नहीं आता एग्जाम्स में बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब 2 दिन हैं, 2 डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो कि 2 दिसंबर को होता है, 2001 से ये शुरू हुआ था। NIIT के फाउंडर्स ने ये शुरू किया था और ये कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ओके। और कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 30 नवंबर को होता है जो कि 1988 से शुरू हुआ था। अब कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली हर कंप्यूटर 4 फंक्शंस पे काम करता है। इनपुट, जो कि एक यूज़र कंप्यूटर को देता है इनपुट या इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी हम जो भी टच करते हैं अपनी टच स्क्रीन पर, वो उस कंप्यूटर के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए एक इनपुट होता है। उसे प्रोसेस करने के बाद वो हमें एक आउटपुट देता है और उसे स्टोर भी करता है। जो भी हम प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं वो कंप्यूटर उसे स्टोर करता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन दें तो वो और फास्ट प्रोसेस कर सके। ओके। अब कंप्यूटर के कुछ फीचर्स जैसे स्पीड, कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो सेकंड्स में कंप्यूटर से आपको आउटपुट दे देता है और एक्यूरेसी के साथ, और स्टोरेज कैपेसिटी भी कंप्यूटर में होती है। वर्सेटैलिटी, यानी कि अलग अलग तरह के काम भी कंप्यूटर कर सकता है। ओके। जैसे कि वीडियो प्ले करना या फिर कोडिंग करना, ये दोनों ही अलग काम हैं और इन्हें कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। ऑटोमेशन, यानी कि आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना है और बाकी का जो भी काम होगा प्रोसेसिंग का या जो भी उस टास्क में लगेगा वो कंप्यूटर खुद ब खुद कर लेता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से। उसके बाद डिलीजेंस, यानी कि कंप्यूटर थकता नहीं है और कई घंटों तक बिना थके, बिना किसी आलस के काम कर सकता है और उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट भी रखता है पासवर्ड्स के ज़रिए। जो भी पासवर्ड आप सेट करते हैं या आप बनाते हैं उसमें कंप्यूटर आपकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है। रिलायबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर के रिजल्ट्स पर आप रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं और मिस्टेक होने की संभावना कंप्यूटर के मामले में बहुत ही कम होती है। प्लग एंड प्ले जैसे फीचर्स भी कंप्यूटर में होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसमें जो भी फीचर्स होते हैं, मान लीजिए उसमें एक वीडियो है तो वो सिर्फ प्लग करते ही प्ले होने लगता है या फिर मिनिमल इंस्ट्रक्शंस के साथ प्ले हो जाएगा। अब कंप्यूटर का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ अबैकस से, जो कि चाइना में इन्वेंट हुआ और जापानीज़ में इसे सोरोबान के कहा जाता था और चाइनीज़ में स्वानपान। ओके। ये बेसिकली एक एडिशन सब्सट्रैक्शन की मशीन थी जो कि आपने ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं। ओके। इसमें ये छोटी बॉल्स होती हैं जिसके ज़रिए हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद नेपियर बोन्स आई, जिसे जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था स्कॉटलैंड के। पैस्कलाइन 1642 में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया और ये पहली मैकेनिकल एडिशनल एडिंग मशीन थी। उसके बाद जैकवर्ड लूम आए 1801 में और इसमें पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था। ओके। उसके बाद डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था, जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी इन्वेंट किया और एनालिटिकल इंजन पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था और इसके लिए इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा गया। उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन, इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइंड टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस इन 1890। यूएसए में जो सेंसस हुआ था उसे प्रोसेस करने के लिए ये मशीन बनाई गई थी। उसके बाद अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ट्यूरिंग मशीन, जो कि एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में बनी हुई थी और इमिटेशन गेम
ये एक मूवी भी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एलन ट्यूरिंग की लाइफ पर ही बेस्ड है। और इमिटेशन गेम जो टर्म है वो ट्यूरिंग मशीन से ही रिलेटेड है, जो एलन ट्यूरिंग ने इन्वेंट की थी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को ही कहा जाता है। और एनिग्मा कोड्स को ब्रेक करने में एलन ट्यूरिंग की जो ट्यूरिंग मशीन थी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए। उसके बाद मार्क 1 डॉक्टर हार्वर्ड एकिन ने इन्वेंट की थी 1944 में। ये दुनिया का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। उसके बाद ABC अटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जॉन एटनसॉफ्ट ने और क्लिफर्ड बैरी ने इसे इन्वेंट किया था। उसके बाद ENIAC 1946 में ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जितने भी कंप्यूटर्स अब तक बने हैं वो सभी एक तरह के कैलकुलेटर्स ही हैं। ओके, अब जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, ENIAC को डेवलप किया था जॉन मॉशली और JP एकर्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। उसके बाद EDSAC आया 1949 में, जिसे जॉन वॉन न्यूमैन ने इन्वेंट किया। उसके बाद यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, जिसे जॉन मॉशली और JP एकर्ट ने इन्वेंट किया। IBM 650। ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए। अब ट्रांजिस्टर्स 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वैक्यूम ट्यूब्स जो कि 1st जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हुए थे उन्हें रिप्लेस करते हैं ट्रांजिस्टर्स। और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के लिए आई IC, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आज के समय में हम चिप के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ICs मेनली सिलिकॉन की बनी होती हैं। जॉन जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इन्वेंट किया था। उसके बाद आता है पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। देखिए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे को कहा जाता है, और इन्होंने ही क्रे 1 सुपर कंप्यूटर बनाया था। अब ऑल्दो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर दुनिया का पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है, लेकिन कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन का CDC 6600 पहला वाइडली रिकॉग्नाइज्ड सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जो कि 1964 में डेवलप हुआ था। उसे भी सेमोर क्रे ने ही डेवलप किया था। अब इंडिया में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है डॉक्टर विजय भटकर को, जिन्होंने परम सीरीज के कंप्यूटर्स बनाए हैं 1990s में। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स डेवलप हुए 1965 में, और मिनी कंप्यूटर्स बेसिकली हमारे जो हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, पाम टॉप, ये सभी मिनी कंप्यूटर्स में ही आते हैं। ये कम पावरफुल होते हैं, कम स्पेस लेते हैं और चीप भी होते हैं। माउस डगलस एंगलबार्ट ने इन्वेंट किया, और शुरुआत में इसे लकड़ी और व्हील्स की मदद से बनाया गया था ग्राफिक UI को एनेबल करने के लिए, जो 1968 के मदर ऑफ ऑल डेमोस में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इन्वेंट किया बेल लैब्स में। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में MPPSC यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही है, तो उस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाली क्लास में स्पेशली फोकस करेंगे। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसे आज के समय में हम चिप कहते हैं, उसे भी चिप कह सकते हैं। बेसिकली IC भी चिप है, माइक्रो प्रोसेसर्स भी, क्योंकि इनका शेप जो है वो एक चिप की तरह है। जो पोटैटो चिप्स, आलू की चिप्स जो होती हैं, उनकी शेप का ही इनका भी शेप है, मतलब मिलता जुलता ही शेप है, इसीलिए इन्हें चिप कहा जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली CPU है, जिस पर पूरा कंप्यूटर एक काम करता है। पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, जो कि 1971 में बना था। उसके बाद PC पर्सनल कंप्यूटर्स कैनबैक 1, जो कि 1971 में आया। इसे पहला कमर्शियली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, जिसे जॉन ब्लैंकन बेकर ने बनाया था। उसके बाद Apple 1 आता है, जिसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने बनाया था 1976 में। और IBM PCs 1981 में आए, जो कि पहले वाइडली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर बने। पोर्टेबल कंप्यूटर्स आए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया जा सकता था। और ऑसबोर्न 1 को दुनिया का पहला सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि 1981 में आया था। फर्स्ट नोटबुक कंप्यूटर एप्सॉन HX20 है। और उसके बाद प्रेजेंट जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स, जो कि आज बड़े बड़े टास्क,
कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो कि एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और सैटेलाइट्स, वेदर कंप्यूटेशन, इन सभी से रिलेटेड हैं। और इन सभी टास्क को आसानी से कंडक्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रे 1 दुनिया का पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर जिसे सेमोर क्रे ने बनाया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि डेटा। अब देखिए, डेटा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो नंबर, नाम, एड्रेसेस, कुछ भी हो सकता है। और जब उस पूरे डेटा को हम प्रोसेस करके एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करते हैं, उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ओके, इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को जो कमांड हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करता है। अब उसके बाद जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इस सेक्शन से एमपीपीएससी एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं और मेनली फोकस रहा है इनका आर्किटेक्चर। ओके, फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर या आर्किटेक्चर कंप्यूटर में यूज़ हुआ वो था वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स की मेमोरी और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली बाइनरी नंबर्स पर ये बेस था, 0 और 1। बाइनरी नंबर्स में 2 नंबर्स ही होते हैं, सिर्फ 0 और 1। ओके, ये नॉन पोर्टेबल था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत बड़ा एरिया लेता था, ऑलमोस्ट एक कमरे के बराबर एरिया लेता था। ओके, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर डेवलपमेंट में। इसमें एनियाक, एडवैक, यूनिवैक इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से, जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते थे। और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी मेमोरी के लिए इसमें यूज़ हुई। हाई लेवल की असेंबली लैंग्वेज और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होते थे। और इसके एग्जांपल्स हैं PDP-8, IBM 1401। अब थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप्स यूज़ होने लगी जो कि सिलिकॉन की बनी होती थी। और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसमें पर बेस्ड होती थी। इसमें भी मैग्नेटिक मेमोरी यूज़ की जाती थी। और पहली बार मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हुए। और हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान, कोबॉल, बेसिक, एल्गोल। ओके, अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स पावर कम कंज्यूम करते थे, जगह भी कम लेते थे, और बेसिकली अब तक के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स थे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इसके एग्जांपल्स हैं IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज और TDC 316। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ हुआ। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेसिकली हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फ़ोन्स यूज़ करते हैं उनमें जिस तरह के हमें एनिमेशंस दिखते हैं या फिर हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं अपने फ़ोन्स कंप्यूटर के ज़रिए, तो वो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस पर ही बेस्ड होते हैं। ओके, और हर चीज़ उसमें मतलब हमें अच्छा दिखने के लिए, ओके, बेसिकली एक प्रेजेंटेशन का तरीका है जो कि एफिशिएंट भी है। इसमें हाई लेवल डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें C++, DBase, SQL शामिल हैं। ओके, और इसके एग्जांपल हैं इंटेल 4004 चिप्स इस फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई, मैकिन्टोश के कंप्यूटर्स, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो कि 1990s में इंट्रोड्यूस हुए और अब तक चल रहे हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ हुई और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होते थे। ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, अब फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क और एट प्रेजेंट सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम SSD के नाम से भी जानते हैं, वो मेमोरी के फॉर्म में यूज़ होती है। SSDs फास्ट होती हैं, कम स्पेस लेती हैं और उसमें इक्वल अमाउंट जो कि एक हार्ड ड्राइव में स्टोर की जा सकती है उतनी ही अमाउंट की मेमोरी एक SSD में भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है, कम साइज़ होने के बावजूद। फिफ्थ जनरेशन में प्रोलॉग, लिस्प, OPS5 और मर्क्यूरी जैसी लैंग्वेजेस यूज़ होती थी और एट प्रेजेंट AI और लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स फिफ्थ जनरेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ओके, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखिए क्योंकि उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1955 में जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे
कॉइन किया था, उसे बेसिकली मेंशन किया था। अब इंडिया में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होने वाला पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ, जिसे ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1986 में बनाया था। उसके बाद हैक 2M पहला ऐसा कंप्यूटर है जो कि इंडिया में इंपोर्ट किया गया था, बेसिकली इंडिया में आया था यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से, और कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया था। वहाँ पे जो भी उनका काम था उसे आसान बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए इसे लाया गया था। उसके बाद टिफरैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, अगेन इसे भी कैलकुलेटर ही नाम दिया गया है, वॉज इंडियाज फर्स्ट मेन फ्रेम जनरल पर्पस कंप्यूटर। इंडिया का पहला मेन फ्रेम जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये, और टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में इसे बनाया गया था। फिर 1991 में परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया, और अगेन फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, ग्रैंड फादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन को कहा जाता है उनके न्यूरल नेटवर्क के काम के लिए। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन कई तरीकों से होता है, बेस ऑफ वर्क, साइज। ओके, तो बेस्ड ऑन वर्क कंप्यूटर को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, जो भी हम अपनी मोटरसाइकिल्स में जो स्पीडोमीटर्स देखते हैं, वो एक एनालॉग कंप्यूटर है। ओके, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक डिस्प्ले होती है, और बाइनरी डिजिट्स पर वो काम करते हैं, 0 और 1। ओके, जो आपने डिस्प्लेस में कई बार देखा होगा, जो डिजिटल डिस्प्लेस होती हैं उनमें हमेशा इस तरह के पॉइंट्स बने होते हैं। ओके, ये 0 और इसी तरह से 1, और यही डिजिटल कंप्यूटर्स कहे जाते हैं जो कि बाइनरी डिजिट्स पर काम करते हैं। डेस्कटॉप, प्रेजेंट डे जो डेस्कटॉप पीसीस होते हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जो कि मेनली स्पेसिफिक फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ECG डायलिसिस में। ओके, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। अब बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे कम पावरफुल होते हैं, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, टैबलेट कंप्यूटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे हैं, और ये बेसिकली इंजीनियरिंग और स्पेसिफिक टास्क, जैसे ऑटो कैड, अगर आपने कभी सुना हो, ऑटो CAD, जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस के लिए यूज़ किया जाता है, वो मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। ओके, लेकिन अब इन्हें सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिसमें एग्जांपल्स हैं IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000, ये मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का सीधा काम है, एक जगह एक मशीन है बड़ी, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, और उस कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारी जगहों पर अलग अलग लोग काम करते हैं, जो कि एक ही टाइम पर एक ही काम कर रहे होते हैं, या फिर एक फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। ओके, यानी कि एक मेन फ्रेम ये है, और उससे रिलेटेड अलग अलग जगहों पर कई लोग काम कर रहे हैं। ओके, जो कि कनेक्टेड हैं इस मेन फ्रेम से, और ये बिजनेस वर्ल्ड में एक बैकबोन की तरह काम करता है। मेनली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो बिजनेस वर्ल्ड में ही यूज़ किए जाते हैं, ताकि एक कंपनी का जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे जुड़े सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल हैं IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स, जो कि फास्टेस्ट हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव भी हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सबसे अलग चीज़ ये है कि इनकी जो स्पीड है उसे फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, क्रे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे ने बनाया। परम सुपर कंप्यूटर्स विजय भटकर के कंट्रीब्यूशन से बना, जिन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1990s में ये बने। ओके, अब परम शक्ति 3.1 पेटाफ्लॉप्स के साथ CDAC ने बनाई, जो कि रुद्र सर्वर्स पर बेस्ड है, IIT मद्रास में अनवील की गई थी। लेटेस्ट मशीन है परम सीरीज में। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एट प्रेजेंट है एरावत PSAI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और इसका फुल फॉर्म है AI रिसर्च एनालिटिक्स
एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म। इसकी रैंक दुनिया भर में 75 है और सीडैक पुणे में ये लोकेटेड है। दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एट प्रेजेंट है एल कैपिटन, जो कि यूएसए में है और इसकी स्पीड है 1.8 एक्साफ्लॉप्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके। एरावत सुपर कंप्यूटर को 23 मई 2023 को आईएससी जर्मनी में जो कि एक कॉन्फ्रेंस कह सकते में अनवील किया गया था। और ये बेसिकली नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई एनपीएआई, जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए, उसके तहत इसे बनाया गया था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ओके, फंडेड बाय मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रत्यूष और मिहिर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं इंडिया के, वो वेदर रिसर्च के लिए काम में लाए जाते हैं। अब पर्पस के बेस पर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जिनमें हम डे टू डे टास्क करते हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट करना, कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो मेनली अलग फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स में जो प्लेन्स होते हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए, ओके। या फिर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स जो कि मेनली ऑडियो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, गानों को रिकॉर्ड करने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर, जो कि अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज में ही है, पहली बार इसे रिचर्ड फाइनमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंप्यूटर का, वो रिचर्ड फाइनमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना ये यूज़ करता है। ये कंप्यूटर्स जो हैं वो मेनली फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं और इंसानी दिमाग की नकल करके या फिर इंसानी दिमाग की तरह ही ये काम करते हैं, ओके। उसके बाद नैनो कंप्यूटर्स, जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स से भी छोटे होते हैं, और ये बेसिकली मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। प्रत्यूष इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, ये आप याद रखिएगा, और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है: सीपीयू, इनपुट आउटपुट सिस्टम, और मेमोरी यूनिट, ओके। अब एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यूज़ की जाती हैं, ओके, इंक्लूड होती हैं सीपीयू, सीयू एंड एएलयू। और ये जो आर्किटेक्चर है, इसे जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए, इसमें जो इनपुट यूनिट है, बेसिकली कुछ नहीं, जो यूज़र होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, उसे हम इनपुट कहते हैं, ओके। यूज़र कंप्यूटर को जो इनपुट देता है, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन देता है, उसे कहते हैं इनपुट। और कंप्यूटर यूज़र को जो रिजल्ट देता है उस इनपुट का, उसे कहते हैं आउटपुट यूनिट, ओके। अब पूरा काम होता है इस सीपीयू में। सीपीयू में सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं, जो हमारे इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, आउटपुट हार्डवेयर के जरिए, ओके। सीपीयू ट्रांसफर्स द इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स। मेन मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू से, और सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। और जब भी ज़रूरत होती है तो सीपीयू उस आउटपुट डेटा को ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर्स से मेन मेमोरी में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रजिस्टर्स जो हैं ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है, ओके। अगर ऑप्शन में रजिस्टर आता है तो आप रजिस्टर ही लगाएंगे फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी में, वरना उसके अलावा कैश भी आ सकता है, जो कि हमारे फ़ोन्स में भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है, कैश मेमोरी कहते हैं उसे। कैश मेमोरी का काम बेसिकली ये होता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, और जब भी हम दोबारा उस इनपुट को कंप्यूटर में डालें तो वो फास्टर रिजल्ट्स हमें दे सकें। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा, गूगल क्रोम में अगर आप बिना इंटरनेट ऑन किए भी अपने गूगल क्रोम को खोलेंगे तो उसमें कुछ इमेजेस ऑलरेडी आपको डिस्प्ले होने लगती हैं। वो बेसिकली कैश का ही काम होता है। कैश आपको जो पिछली बार आपने जो ब्राउज़र खोला होगा, जो भी आपने पेज खोला होगा, तो उसे कैश के रूप में स्टोर कर लेता है और फास्टर रिजल्ट के लिए आपको देता है।
अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये। सीपीयू में दो कंपोनेंट्स हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, जो जिसका काम बेसिकली अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड, नॉट और जोर, जिन्हें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कंपैरिजन ऑपरेशन भी करता है, लेस देन, मोर देन, इक्वल्स टू। ओके, अब कंट्रोल यूनिट जो होती है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको प्रोग्राम को स्टोर करती है और आपको आउटपुट देती है। ओके, इनपुट लेना और आउटपुट देना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। रजिस्टर्स, अगेन मैंने बताया था, टॉप ऑफ मेमोरी हायरार्की में आते हैं, सबसे फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है, लेकिन ये बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और आपको फास्टर रिजल्ट देने के लिए काम करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स हम देख चुके हैं, चिप्स जो होती हैं वही हैं। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, और इंटेल या फिर और भी जो कंपनीज हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन है। ओके, ये सभी माइक्रो प्रोसेसर्स या चिप्स ही हैं जो कि सिलिकॉन पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड। अब कंप्यूटर में एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, ओके, जहाँ से सारे, या तो बस बेसिकली एक सॉकेट कह सकते हैं उसे, वो भी मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं और पूरा कंप्यूटर यहाँ से ही काम करता है। मदरबोर्ड में ही चिप्स को बेसिकली फिट किया जाता है, और मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या प्लानर बोर्ड इसे कहा जाता है मदरबोर्ड को। ओके, मदरबोर्ड के बिना एक सिस्टम काम नहीं कर सकता। उसके बाद मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में दो डिविजन्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब बस दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल बस। अब देखिए, आपने जो अपनी मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की जो जिसे हम आमतौर पर पोर्ट्स कहते हैं, वो होते हैं यूएसबी, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। और बस में जो कैटेगराइजेशन होता है इंटरनल बस में बेसिकली मदरबोर्ड्स में जो सॉकेट्स होते हैं उनमें हर वायर 1 बिट ऑफ डेटा को कैरी करता है, और हम जो कंप्यूटर में एसएसडीज या हार्ड ड्राइव लगाते हैं, रैम लगाते हैं, वो बेसिकली बस के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट की जाती है। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि एक कंप्यूटर और लैपटॉप में इंटरनली बिल्ट होते हैं, वो बस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं इंटरनल बस में। और एक्सटर्नल बस में हम पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के ज़रिए हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, इन सभी को जो कनेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल बस के ज़रिए करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे अजय भट्ट ने इन्वेंट किया था। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल, कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन साइकिल बेसिकली फेच से काम करती है। ओके, आप जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसे फेच करता है, फिर उसे डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट, और उसे स्टोर करता है उस रिजल्ट्स को, ताकि अगली बार फास्टर रिजल्ट दे सके। जब भी आप उस डेटा इनपुट को दोबारा से दें कंप्यूटर को, तो उसे फास्टर फेच कर सके और फिर डिकोड करके एग्जीक्यूट करके दोबारा से उस रिजल्ट को स्टोर कर सके। अब जो स्टेप 1 और 2 है, फेचिंग और डिकोडिंग, इसे फेच साइकिल कहा जाता है, और एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग जो साइकिल है उसे एग्जीक्यूट साइकिल कहा जाता है। देखिए, सॉकेट्स आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड। अगर आपने कभी एक मदरबोर्ड देखा हो या फिर एसएसडी स्लॉट्स देखे हो ना, हम स्लॉट भी कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा सॉकेट्स क्या होते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर है रजिस्टर्स। ये सुपर फास्ट है लेकिन सुपर एक्सपेंसिव भी है। ओके, उसके बाद आते हैं सीपीयू में कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, फास्टर रिजल्ट के लिए काम करता है। उसके बाद आती है फिजिकल मेमोरी, जिसमें रैम शामिल है। और फिर आती है सॉलिड स्टेट मेमोरी, जो एट प्रेजेंट फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट बेसिकली बड़े फॉर्म ऑफ मेमोरीज में, जैसे कि इन कंपैरिजन टू हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक मेमोरी सिस्टम के कंपैरिजन में सॉलिड स्टेट मेमोरी, जिसे हम एसएसडी भी कहते हैं, एसएसडी,
डी फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है ये, ओके। और उसके बाद वर्चुअल मेमोरी आती हैं, ये चीप होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर और सबसे फास्टेस्ट चीज़ है रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैश, उसके बाद फिजिकल मेमोरी रैम, उसके बाद आती है सॉलिड स्टेट, और उसके बाद आती है हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स इन कंपैरिजन टू एसएसडीज स्लो हैं। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें प्राइमरी और मेन मेमोरी सबसे पहले आती है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, ओके। वॉलेटाइल यानी कि अगर इसे पावर सप्लाई कंटिन्यूसली ना मिले तो इसका जो डेटा है या मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है, ओके। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो रैम देखते हैं, रैम मैनेजमेंट जो मोबाइल फ़ोन का होता है, अगर आप मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर दें तो उसके बाद जब दोबारा ऑन करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपने ऑन की होगी वो रैम मेमोरी में से क्लियर हो चुकी होगी। वो एक वॉलेटाइल फंक्शन है इस मेमोरी का, ओके। सबसे पहले आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कई तरह की होती है, जिसमें डी रैम, डायनेमिक रैम, और एस रैम। एस रैम बेसिकली एक कैश मेमोरी का ही फॉर्म है, और ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रैम है, ओके। उसके बाद एस डी रैम, सिंक्रोनस डी रैम, और डी डी आर रैम, जो कि एट प्रेजेंट कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं। आपने अगर कभी एक लैपटॉप के फीचर्स को देखा होगा तो उसमें लिखा होगा DDR4 या DDR5 रैम, DDR4 DDR5 रैम, जो कि इस रैम के ही एक वर्जन्स हैं, ओके। उसके बाद LPDDR, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये लेस पावर कंज्यूम करती है और बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करती है, इसीलिए मोबाइल फ़ोन्स में LPDDR रैम यूज़ की जाती है। उसके बाद ग्राफिक्स DDR रैम, ये मेनली कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग के रेंडरिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। उसके बाद आती है रोम। रोम बेसिकली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि अगर पावर सप्लाई कट भी कर दी जाए तो रोम का जो डेटा है वो क्लियर नहीं होता, मतलब वो डिलीट नहीं होता है, और ये परमानेंटली स्टोर होता है उसमें जब तक आप खुद उसे इरेज ना कर दें। रोम होती हैं पी रोम, जैसे प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। इसे प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता कभी, ओके। वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस होती हैं ये। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं उसे, ओके। और इसे बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए इरेज किया जाता है और दोबारा फिर रीराइट किया जाता है, इसीलिए इसे अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है, UVEP रोम। उसके बाद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी इसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है और फिर दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। और एट प्रेजेंट बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में इसे यूज़ किया जाता है, ओके। अब कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी बेसिकली नॉन वॉलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी होती है, जो कि डिजिटल कैमरास या मोबाइल फ़ोन्स और प्रिंटर्स में यूज़ की जाती है। ये भी एक तरह की मेमोरी ही है, और फ्लैश ड्राइव बेसिकली पेन ड्राइव्स जो होती हैं उन्हें भी हम फ्लैश ड्राइव्स कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी बेसिकली पूरी तरह से मेन मेमोरी नहीं होती, और प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी है, ओके। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इसके जो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है उससे बड़े नहीं हो सकते, ओके। अब इसके बाद एट प्रेजेंट क्लाउड मेमोरी भी क्लाउड मेमोरी जो है वो भी फैशन में है। क्लाउड मेमोरी बेसिकली आपकी वर्चुअल मेमोरी या नॉन वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड है, ओके। इसे आप फिजिकली स्टोर नहीं करते अपने फ़ोन या डिवाइस में, बट इसके जो सर्वर्स हैं, इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो कहीं और स्टोर होती है, और आपको वर्चुअली वो आपके फ़ोन में मिल जाती है, जिसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ये होती हैं जो कंप्यूटर के बाहर होती हैं, ओके। नॉन वॉलेटाइल होती हैं ये भी, और
यानी कि पावर जाने पर भी इनका डेटा इरेज नहीं होता। इसमें सबसे पहले आती है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनका साइज़ बड़ा होता था और ये बेसिकली एक सुई के ज़रिए काम करते थे जो कि घूमती रहती थी और सर्कुलर डिस्क्स में ये होती थी। ओके, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो कि कम डेटा स्टोर कर सकती थी और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा नहीं होती थी। मैग्नेटिक टेप्स, ये भी एक तरह की मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस है जिसे बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है SSD, ये ना तो ऑप्टिकल स्टोरेज है ना ही मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये सॉलिड स्टेट पर बेस्ड है, इसीलिए ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, क्वाइट रहती है, मतलब हार्ड ड्राइव की तरह आवाज़ नहीं करती, मोर ड्यूरेबल होती है, बहुत ही पोर्टेबल होती है, आपकी एक मेमोरी चिप की तरह होती है, बहुत ही छोटी, और ये आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को फास्ट करती है, इसका परफॉर्मेंस फास्ट कर देती है। उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज में CD आती हैं। इन्हें बेसिकली एक लेज़र के ज़रिए ये रीड किया जाता है। कंप्यूटर जो होता है वो एक लेज़र के ज़रिए इन्हें रीड करता है, CDs को। ओके, उसके बाद DVD, बेसिकली इनमें डिफरेंस ये है, डिफरेंस बेसिकली इसमें स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पर है। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क लेस स्टोरेज करती है, DVD थोड़ी ज़्यादा स्टोर करती है, और उसके बाद ब्लू रे डिस्क हायर स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं, जो 25 से 30 GB, जो कि मेनली मूवीज़ के लिए यूज़ की जाती है, उसके लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जिसमें पेन ड्राइव या थंब ड्राइव और मेमोरी ड्राइव, जिसमें SD कार्ड्स आते हैं, हमारे SD कार्ड्स ये शामिल होते हैं। ओके, अब ये है दो इंपॉर्टेंट टेबल्स, यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। यहाँ से MPPSC में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और तीनों ही फॉर्मेट्स में मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की है। स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें होती है 1 बिट की, जो कि बाइनरी डिजिट में होती है 0 और 1 में, 4 बिट्स मिलाकर एक निबल बनाती हैं, और 2 निबल की 1 बाइट होती है, और 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ओके, अब यहाँ से 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1024 किलोबाइट्स में 1 मेगाबाइट बनती है, जिसमें 2 टू द पावर 20 बाइट्स होती हैं। ओके, अब MPPSC में क्वेश्चंस आया हुआ था कि 1 टेराबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 2 टू द पावर 40 बाइट्स 1 टेराबाइट में होती हैं। इस पूरी टेबल को आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाली टेबल भी। ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर की मेमोरी पर बेस्ड है, जो कि फ्लॉप्स में है, यानी कि 1 गीगा फ्लॉप्स में 10 टू द पावर 9 फ्लॉप्स होते हैं। ओके, तो इन दोनों टेबल्स को और इस पूरे PDF को आप ज़रूर याद रखिए, आपके हर एग्ज़ाम जो भी MP में होता है सब में काम आएगा ये। ओके, और आने वाली क्लासेस में जितना भी रेलिवेंट डेटा होगा मैं सिर्फ वही इंक्लूड करूँगा, कुछ भी एक्स्ट्रा और अननेसेसरी चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।